हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसे फेस टू फेस बहुत दिन के बाद हम लोग आमने सामने हुए हैं। अभी हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। अभी उसके लिए हमने आप लोगों को पीडीएफ भेज भी दिया था। सीजीएल मेंस का पेपर होने वाला है। उम्मीद है नवंबर में सीजीएल मेंस का पेपर हो जाएगा। तो नवंबर में जो सीजीएल मेंस का पेपर होने वाला है उसके लिए हमने सोचा, कई बच्चों ने कहा भी कि जो पिछले मेंस के पेपर हुए हैं, खासतौर से सीजीएल के जो मेंस के पेपर हुए हैं, उनको एक बार सॉल्व करा दिया जाए। तो मैं आप लोगों को 11 सितंबर को जो पेपर हुआ था, 11 सितंबर 2019, वो भर्ती 2018 की है सीजीएल का, वो मेंस का पेपर 2019 में हुआ था। तो 11 सितंबर को, 12 सितंबर को और 13 सितंबर को 3 पेपर हुए थे और 3 पेपर में तीनों हमें कराने हैं। तो 3 बजे से 5 बजे तक का जो टाइम स्लॉट होता है वो इंग्लिश का होता है। सुबह मैथमेटिक्स का होता है, मैथ में 100 क्वेश्चन और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन के करीब होते हैं। करीब क्या, 200 क्वेश्चन ही होते हैं। तो ये जो 200 क्वेश्चन हैं उसमें अब की बार जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑनलाइन वाले में, उसमें ऐसा नहीं है कि लगातार एरर उन्होंने पूछ लिया हो या लगातार इम्प्रूवमेंट पूछ लिया हो या फिर वो लगातार रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन दे दिए हों या लगातार क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन दिए, ऐसा नहीं दिया उन्होंने। तो क्वेश्चंस का जो पूछने का पैटर्न है वो काफ़ी हद तक स्प्लिटेड है। तो स्प्लिटेड का मतलब, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन एरर का है तो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने इम्प्रूवमेंट का पूछ लिया, तीसरा क्वेश्चन पता लगा वो पैसेज दे दिए, 5-6 क्वेश्चन के हो गए, चौथे में उन्होंने क्लोज टेस्ट दे दिया, पांचवें में इडियम दे दी, छठवें में साइनोनियम एंटोनियम दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें ये पूछते रहे हैं। अभी मैं देख रहा था तो सारे क्वेश्चन के 200 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हैं एरर के। 20 के 20 क्वेश्चन जो एरर के हैं वो 20 जगह छितराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 198 तक करीब तो वो एरर है। तो बीच बीच में स्प्लिट करके दे दिया इन्होंने। तो अब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि इस तरह से जब हम क्वेश्चन करेंगे एक के बाद एक अलग अलग होता रहेगा तो उसमें मज़ा नहीं आएगी। अब एग्जाम में ऐसे ही दीजिएगा, अपनी हैबिट मेंटेन। एक पेपर इस तरह का करा दूंगा, जो 14 सितंबर वाला पेपर है वो मैं इसी तरह करा दूंगा जैसे हूबहू हुआ था। लेकिन जो 11 सितंबर का और 12 सितंबर का पेपर है उसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं एरर के जितने भी क्वेश्चन हैं, एरर के सारे क्वेश्चन एक जगह कर लेता हूँ, इम्प्रूवमेंट के सारे क्वेश्चन एक जगह कर लेता हूँ। तो ऐसे ही जितने सेगमेंट हैं, सेगमेंट करीब किसमें क्या है, एरर के क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट है, रीअरेंजमेंट है, और वोकैब में इडियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं, और एंटोनियम्स हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और पैसेज हैं। तो ये सारे के सारे आए, सारे के सारे सेगमेंट हैं, बस स्प्लिटेड हैं। तो वो स्प्लिटेड फॉर्म में ना करके हम सारे एरर्स एक जगह, इम्प्रूवमेंट एक जगह, और सारे फिलर्स एक जगह, और एंटोनियम सिनोनियम वोकैब एक जगह कर लूँगा। तो ऐसा मेरा प्लान है 11 सितंबर और 12 सितंबर वाले पेपर के लिए। 13 सितंबर वाला पेपर जैसे इसमें पूछा गया है मैं वैसा ही करवा दूंगा, उसके लिए आप तो एक में वैसी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इधर वाले ऐसे ही करवाऊंगा। तो ये मेरा प्लान था। और ये जो प्लान है वो कराना, तो अब मैं ऐसे तो बैठ के या बोर्ड पर सारे क्वेश्चन लिख लिख के कराना तो पॉसिबल नहीं है। वो जो डिस्कशन जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्मेट में, डिस्कशन के फॉर्मेट में ही कराना ठीक है। तो अभी मैं जिस एप्लीकेशन से डिस्कशन करा रहा था, तो जो रीअरेंजमेंट का दूसरा वाला पार्ट गया है तो उसमें कुछ लोगों को शिकायत हो रही थी कि सर वो वीडियो नहीं आया रहा है या फिर दिख नहीं रहा है या साफ नहीं दिख रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जबकि पहले जो डिस्कशन कराते थे उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आया करती थी। तो मैंने सोचा कि अभी नई वाली टेक्नोलॉजी पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। अभी बहुत उस पर हाथ साफ नहीं हुआ है, तो कुछ दिनों के बाद फिर इस टेक्नोलॉजी पर आएंगे थोड़ा और उसको अच्छी और इम्प्रूव कर लेंगे। तब बीच बीच में जैसी ज़रूरत पड़ती रही, क्लोज टेस्ट जैसे पढ़ाना हुआ तो क्लोज टेस्ट बोर्ड पर सारा नहीं पढ़ाया जा सकता, उसके लिए हमें इसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रामर तो आपको बोर्ड पर पढ़ानी होगी। तो जो डिस्कशन है अभी वो हम पुराने वाली शैली से ही करा दे रहे हैं। आपसे 2 बातें करनी थी, इसलिए हमने सोचा कि एक 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो ऐसे ही
कर लेते हैं थोड़ा आपसे इंटरेक्शन। डिस्कशन करने के पहले आपसे थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाना था। तो अब हो सकता है सारे वीडियोज में ऐसा ना हो, तो हम अभी जो 11 सितंबर को शाम को 3 बजे जो क्वेश्चन जो पेपर हुआ था सीजीएल मेंस का, और उसमें से ख़ास तौर से जो 20 क्वेश्चन एरर्स के हैं, तो वो 20 एरर्स के क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के मतलब 2019 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 12 सितंबर के एरर्स करूंगा, या फिर 11 सितंबर के ही सारे सेगमेंट खत्म करने के बाद 12 सितंबर वाले पेपर में चलेंगे। वो आपको कल बताएंगे, फिर आपके सामने बैठेंगे। तो सोचा ये है कि या तो मैं 11 सितंबर के जो 200 क्वेश्चन थे वो पूरा ख़त्म करने के बाद 12 सितंबर में चलूँ, या ऐसा हो सकता है कि मैं एरर तीनों करा लूँ, इम्प्रूवमेंट तीनों करा लूँ, इस तरह से सेगमेंट में चलूँगा। अभी एकदम से पक्का डिसीजन नहीं लिया है क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग 20 क्वेश्चन किसके करने जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन जो एरर के करने थे, वो 20 क्वेश्चन एरर के 11 सितंबर के सीजीएल मेंस के पेपर में जो पूछे गए थे, वी आर गोइंग टू सॉल्व देम। बच्चों, जैसा कि अभी हमने आप लोगों से बात की थी, सीजीएल टीयर 2 ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2018 वाला, जो 11 सितंबर 2019 को जिसका मेंस हुआ था, उसकी हम लोग एरर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए डायरेक्शन में लिखा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। तो हम लोग करने जा रहे हैं कि किस में एरर है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो मेंस के पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 ऐसे नंबर नहीं डाला, हमने कहा बाय द वे आपको अगर एरर ढूंढनी हो पेपर में, जो मैंने पेपर आपको भेज दिया है, तो अगर उसमें मान लीजिए आपको ढूंढना हो तो आप ऐसे क्वेश्चन पा जाएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। अब 1 2 3 4 कर देते तो आपको ठीक से नंबरिंग मिलने नहीं, क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता, इसलिए ऐसे कर दिया। तो ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में एरर में क्या पूछा था कि व्हाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। देखिए क्या पूछा, व्हाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट। व्हाई शुड, इतना इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, इतना इंटरोगेटिव हो गया। उसके बाद वी हैव टू वेट, ये हो गई हमारी वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का पोर्शन हो गया। इसमें वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और हैव टू वेट में क्या हो गया, वर्ब हो गई, और फॉर हर ऑब्जेक्ट हो गया। आगे लिखा है टू ज्वाइन अस हो गया। ये जो ऑलवेज लिखा है, एक्चुअली ये ऑलवेज किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, तो ऑलवेज क्या है, ऑलवेज है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो ये बता रहा है कि कब कब हमें ऐसा करना पड़ता है। हमें काम क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है वेट करने का, और कब कब वेट करना पड़ता है, हमेशा वेट करना पड़ता है, ठीक। तो हमें हमेशा वेट करना पड़ता है, तो हमें सेंटेंस में जो फ्रीक्वेंसी होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस में यूज कहाँ की जाती है। नियम ये है कि जब सब्जेक्ट यूज किया जाता है, फिर वर्ब यूज किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है एडवर्ब की, वो हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगती है। कहाँ, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगती है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज की जाती है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, अगर हेल्पिंग वर्ब भी है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में। आइए फिर से एक बार देखते हैं, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज किया जाता है। वर्ब में अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है, मान लीजिए इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है, तब कहाँ यूज किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ यूज की जाएगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो फ्रीक्वेंसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ज़रा हम लोग। तो एक बार में आपको बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। फ्रीक्वेंसी में जैसे कोई काम कब कब किया जाता है, ये चीज़ें आती हैं। जैसे इसमें आता है ऑलवेज, जैसे आपने यही देख लिया, ऑलवेज है, एक वर्ड यही है ऑलवेज। ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, यूजुअली हो गया, और फ्रिक्वेंटली हो गया, जनरली हो गया, मोस्टली हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, और हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, वेयरली हो गया। तो ये जब ओकेजनली हो गया, तो ये सब जो वर्ड हैं वो बताते हैं कि कार्य कब कब, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उनके रिपीट होने की दर क्या है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में गलती क्या है। थोड़े कंसेप्ट की बात थी, हमने बता दिया। तो जब हमने ये कहा कि सब्जेक्ट और ये जो है वर्ब लिखी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब में शुड पहले चला गया है, तो हमारी जो ऑलवेज है वो कहाँ होना चाहिए था, वी के बाद होना चाहिए था। एक्चुअली ये पूरा जो वर्ब पैटर्न होता वो ये होता कि शुड होता, शुड के बाद ऑलवेज होता, ऑलवेज के बाद हैव होता, ऐसे होता।
तो चूंकि यहाँ सब्जेक्ट आ गया और जो शुड है सब्जेक्ट के पहले चला गया सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो जब शुड आगे चला गया तो हमेशा ऑलवेज को सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो एरर वाला पोर्शन है वो क्या है, जो ऑलवेज वी लिखा हुआ है यही गलत हुआ, ये होना एक्चुअली चाहिए था वी ऑलवेज, ठीक है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में रखी जाएगी, सब्जेक्ट के पहले कभी नहीं जाएगी फ्रीक्वेंसी। एक कंडीशन होती है कि इन्वर्जन की सिचुएशन अगर मान लीजिए है नेवर लगा हुआ है, तो नेवर सेंटेंस के सब्जेक्ट कभी कभी सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, लेकिन वो जो निगेटिव एडवर्ब होते हैं वही पहले आते हैं। नेवर हुआ, सेल्डम हुआ, हार्डली स्कार्सली हुई, ये तो कभी कभी सब्जेक्ट के पहले आते हैं, लेकिन तब हेल्पिंग वर्ब भी पहले जा जाती है, इन्वर्जन बना देते हैं। वर्ब पढ़ाने लगेंगे तो आपको बताएंगे कि इन्वर्जन क्या होता है। फिलहाल अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें इसका सोल्यूशन यही निकला कि इस सेंटेंस में जो ऑलवेज है, द ऑलवेज इज फ्रीक्वेंसी, तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दैट ऑलवेज शुड हैव बीन प्लेस्ड आफ्टर वी, ऑलवेज को वी के बाद रखा जाना चाहिए था। तो इसमें एरर हो गई आपकी तीसरे नंबर पे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में जो एरर है, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं कि सी इज़ अ ग्रेट कुक, शी इज़ अ ग्रेट कुक एंड हर हैज़ हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड वाज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स। तो इस सेंटेंस में 3 पार्ट हैं, पहले हम आपको तीनों पार्ट कर देते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है शी इज़ अ ग्रेट कुक, एक पार्ट हो गया, और ये लिखा हैज़ हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट हो गए। और दोनों पार्ट का सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट सबका सी है, और एंड के बाद लिखा हुआ है कि वाज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स। देखिए 3 पार्ट हैं इस सेंटेंस के, और तीनों का सब्जेक्ट कौन है, सी है। अलग अलग करते तो क्या होता, सी इज़ अ ग्रेट कुक, सी हैज़ हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब, सी वॉज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स। तो तीनों के चूंकि सब्जेक्ट एक ही था, कॉमन सी, इसलिए एक बार सी लगा दिया गया, बार बार लिखने के लिए उसको कॉमन ले लिया गया है। तो अब जरा हम टेंस पर गौर करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में लिखा है सी इज़ अ ग्रेट कुक, दूसरे में सी हैज़ हर ओन ब्लॉग, तो दोनों प्रेजेंट में है, सी इज़ अ ग्रेट कुक और सी हैज़ हर ओन ब्लॉग, ये दोनों प्रेजेंट में है। और तीसरा लिखा है कि सी वाज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स। अब आप जरा लॉजिक लगाइए और सोचिए कि अगर वो ग्रेट कुक है प्रेजेंट में और उसका यूट्यूब पर अपना ब्लॉग है प्रेजेंट में है, तो उसके 1 लाख फॉलोअर थे कि हैं। अगर वो प्रेजेंट में उसका ब्लॉग है, यूट्यूब पर उसका ब्लॉग प्रेजेंट में है, तो उसके जो फैन फॉलोअर थे वो पास्ट में क्यों होंगे, वो भी तो प्रेजेंट में ही होने चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सेंटेंस है वो किस में गलती हुई है, जो वाज फॉलोड बाई लिखा है वो वाज फॉलोड बाई ना होकर के लिखना चाहिए था सी इज़ फॉलोड बाई। तो ये जो वाज फॉलोड है वो भी इज होना चाहिए था, गलती कहाँ है, इस वाज में, और आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आया क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें एरर पूछी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इम्पोर्टेंट मीटिंग टू रिव्यू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। चलिए, तो इस सेंटेंस में एक पार्ट हो गया कि द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इम्पोर्टेंट मीटिंग, पहले इतना देख लीजिए, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा है टू रिसीव, ये पर्पज हो गया, टू रिव्यू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स, इतना एक पार्ट हो गया। वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, 3 सेगमेंट हैं इस सेंटेंस के। तो टू रिव्यू, दूसरा वाला सेगमेंट देख रहे हैं, टू रिव्यू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स, इस सेगमेंट में कोई गलती नहीं है, रिव्यू के पहले टू लगा है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है, पर्पज है। और डॉक्टर्स के लिए पार्टिसिपल यूज़ किया गया है, वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। तो फिर पहले वाले पार्ट में ही गलती हो सकती है। पहला पार्ट है प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज मीटिंग, तो प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज मीटिंग होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग अ मीटिंग होना चाहिए, आप सोच के बताइए। ये तो बहुत ही बेसिक गलती है, शायद क्लास 3rd और 4th के बच्चे भी बता सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज लगता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ये होना क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट होता, फिर इज होता, और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती।
तो जो लिखा है प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज, दैट शुड हैव बीन प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग, तो ये जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है होल्डिंग इज, ये गलत हो गया, यहाँ होना चाहिए था इज होल्डिंग। तो आपका जो आंसर होगा एरर का दैट शुड बी 4। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 में जो एरर पूछी गई थी वो एरर थी कि लास्ट इवनिंग माय फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक्स। अब यहाँ से हम सेंटेंस को स्प्लिट कर देते हैं, दैट लगा हुआ है कनेक्टर है, एक सेंटेंस स्प्लिट हुआ, पहले वाले पार्ट को, दूसरा वाला पार्ट लिखा आई हैव एवर हर्ड, ये सब्जेक्ट हो गया आई हैव एवर हर्ड। तो चूंकि ये एवर लगा हुआ है तो एवर के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा पार्ट क्या है, जो कि मैंने सुना है, जो कि मैंने सुना है, ये प्रेजेंट में है, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है। तो जो बात मैंने सुनी है वो बात प्रेजेंट की होगी या पास्ट की होगी, ये बताइए। आज आपने कोई बात सुनी, तो जब आपने कोई बात सुनी है तो जो बात आपने सुनी है वो बात आपके सुनने के पहले वो घटना घट चुकी होगी। तो आपके सुनने के पहले घटना घट चुकी होगी तो घटना पास्ट में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात भी देखिए कि ये सेंटेंस में लिखा है लास्ट इवनिंग, ये जो पहले सेंटेंस का टेंस है उसका क्लू लिखा हुआ है लास्ट इवनिंग, ठीक है ना। दूसरे सेंटेंस का देखिए, दो सेंटेंस ऐसे में अगर इसको पार्ट में कर देता हूँ तो पहले सेंटेंस में लिखा है लास्ट के साथ इवनिंग, और दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है एवर। एवर के साथ क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है, तो वो सही है अपने में। जो लास्ट के साथ टाइम दिया होता है ये सेंटेंस किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। लास्ट इवनिंग अगर लिखा है तो लास्ट इवनिंग के साथ सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। ये लास्ट इवनिंग का जो क्लू मिल रहा है, इसके साथ ये जो सेंटेंस है माय फ्रेंड टेल्स, तो माय फ्रेंड टेल्स की जगह क्या होनी चाहिए, टोल्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि कल शाम को ही ये घटना पूरी हो चुकी। तो जो घटना लास्ट इवनिंग में घटी है वो एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो पहले पार्ट का जो सेंटेंस है टेंस वो गलत है, पहले पार्ट का टेंस गलत है, तो हमारा यही जो टेल्स है ये गलत हुआ। दूसरे पार्ट में दैट के बाद जो सेंटेंस है उसमें क्लू लिखा है एवर, एवर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, तो दूसरा वाला पार्ट करेक्ट है। तो हमें गलती किस में मिली, टेल्स में। तो टेल्स किस में लिखा हुआ, तीसरे में दिया हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए 3। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 29 के बाद सीधे 53 में आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है द बर्थ ऑफ अ गर्ल बीइंग ग्रेट जॉय टू नेहाज फैमिली। तो अब देखिए कि द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नेहाज फैमिली। अब देखो एक पार्ट हो गया टू नेहाज फैमिली, नेहा के परिवार में बहुत खुशी लाई, और उसके बाद क्या लिखा है ग्रेट जॉय, क्या ले आया, बहुत खुशी ले आई। ब्रिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। बर्थ ऑफ अ गर्ल ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, और ब्रिंग क्या है, वर्ब है। ग्रेट जॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हो गई, मिसलेनियस थिंग, कहाँ खुशी आई। तो नेहा के परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ और वो बच्ची का जन्म नेहा के परिवार में बहुत बड़ी खुशियां लाया। तो बच्ची का जन्म नेहा के परिवार में बहुत बड़ी खुशी लाया, ठीक है। तो बच्ची का जन्म इस वाले पार्ट में कोई गलती नहीं है, करेक्ट है। ग्रेट जॉय का मतलब बड़ी खुशी, ये भी करेक्ट है। टू नेहाज फैमिली यहाँ भी करेक्ट है, ये फ्रेज में तो कोई गलती नहीं है। अगर कोई संदिग्धता है, कोई डाउट है, तो वो किस में है, केवल इस वर्ब में है। क्यों वर्ब में है, क्योंकि बर्थ ऑफ अ गर्ल, तो इसमें मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, बर्थ हो गया। एक बच्ची का जन्म, तो जन्म सिंगुलर, जन्म एक क्रिया है, एक एक्शन है, तो ये सिंगुलर होगा। तो ये जो बर्थ ऑफ अ गर्ल है ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या वर्ब लगानी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए थी। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है यही गलत हो गया है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत हो गया। तो जो ब्रिंग है, ब्रिंग क्या है एक्चुअली ये जो ब्रिंग है ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, और बर्थ ऑफ अ गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या हम यहाँ पर ब्रिंग्स कर दें, मान लीजिए कि हम यहाँ पर ब्रिंग्स कर देते हैं, तो क्या ब्रिंग्स सही होगा, ये भी सही नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए ब्रिंग्स नहीं, यहाँ होना चाहिए ब्रॉट, ये सही होगा। अब हम क्यों ऐसा बता रहे हैं, देखिए ये अगर लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम ब्रिंग्स लगाते हैं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हम लोग तभी प्रयोग करते हैं
जब कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या फिर वो या कोई वो प्रॉवर्ब हो, या फिर वो रूटीन एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो। तो ये किसी बच्चे का नेहा के परिवार में जन्म होना रूटीन एक्शन नहीं है, ये हमेशा नहीं होता रहता है, ठीक है ना। कभी 2-4 साल में कभी किसी घर में एक बच्चे का जन्म होता है, ये हैबिचुअल सेंस नहीं होता, या हमेशा ऐसा होता है, ये सेंस नहीं है। नेहा के परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिससे उसके परिवार में बहुत खुशी आई, बहुत प्रसन्नता आई। ये एक बच्ची के जन्म की बात है, पर्टिकुलर बच्ची के जन्म की बात है। तो ये सेंटेंस स्पेसिफिक है, ना कि जनरल सेंस में कहा गया है। और स्पेसिफिक सेंस में होगा तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता, या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होता, दो में होना चाहिए। तो फिलहाल हर हाल में जो ब्रिंग है वो ब्रिंग गलत है, ब्रॉट होना चाहिए था उसकी जगह पर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ब्रिंग किस पार्ट में लिखा हुआ है? ये चौथे पार्ट में लिखा हुआ है ब्रिंग। देखिए ये चौथे पार्ट में ब्रिंग लिखा है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, और क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा है कि दिस समर आई हैव मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। दिस समर मतलब इस गर्मी में, एक पार्ट हो गया। आई हैव मेट, देखिए आपके आई पर हमारी लाइन चल गई, चलिए फिर हम कोई बात नहीं ऐसे कर देते हैं। तो दिस समर ये हो गया, समय बता रहे हैं। आई हैव मेट डाउन, आई हैव मेट डाउन ये आपका एक्शन हो गया। अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल एक पार्ट हो गया। अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, इसमें कोई गलती नहीं है। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे इंटरेस्टिंग पीपल, पीपल काउंटेबल नाउन है। अ लॉट ऑफ जो है वो क्वांटिफायर है। अ लॉट ऑफ संख्या के लिए भी लगता है और अमाउंट के लिए लगता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। इंटरेस्टिंग पीपल के लिए लगा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल अपनी जगह पर सही है वो। अच्छा, दिस समर इस गर्मी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत किस में होगी? ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, तो सारी गलती कहाँ है? आई हैव मेट डाउन। तो आई हैव मेट डाउन इसी पोर्शन में गलती की संभावना है। आइए देख लेते हैं क्या गलत हो सकता है। तो आई के बाद हैव लगता ही है, आई के साथ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये भी सही बात है। तो आई हैव मेट, यहाँ तक तो फिलहाल कोई गलती नहीं है। आई हैव मेट, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, ये जो मेट के बाद डाउन लगा दिया है, यही डाउन गलत हो गया है। तो मेट के बाद डाउन जो लिखा है वो डाउन नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? एक्चुअली ये होता है कि जब मीट के बाद डाउन यूज़ कर देते हैं तो वो ये शब्द तब प्रयोग किया जाता है जब आप मान लीजिए चौथी, पाँचवीं, छठी फ्लोर पर रहते हों, या थर्ड फ्लोर पर रहते हों। मान लीजिए आप थर्ड या फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं और नीचे कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। अगर आप वो व्यक्ति ऊपर आ जाता है तब तो ये वर्ड नहीं यूज करेंगे। अगर आप थर्ड फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं और उससे वहाँ जाके मिलते हैं, तब वहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाता है मीट डाउन। मतलब आप चौथे मंजिल से नीचे जा करके किसी दोस्त से मिलते हैं, उतर के जाते हैं नीचे मिलने के लिए, तब मीट डाउन का प्रयोग किया जाता है। और इस सेंटेंस में जब उन्होंने कहा कि इस गर्मी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला, तो यहाँ ये सेंस नहीं है कि वो छत से उतर के गए हैं मिलने के लिए। तो ये इसमें डाउन वर्ड का जो यूज है वो फालतू है, अननेसेसरी है। तो ये जो मीट डाउन है, ये वाला पार्ट दूसरा वाला, ये आपका गलत है। आपका आंसर होना चाहिए 2। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 56 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं एरर क्या मिलती है। आई वोंट बी, वोंट का मतलब पहले ये समझ लीजिए, वोंट का मतलब क्या होता है? विल नॉट। वोंट क्या होता है? विल नॉट। तो वोंट मतलब हो गया विल नॉट। आई विल नॉट बी हियर नेक्स्ट वीक। तो एक पार्ट तो यहाँ तक हो गया भाई, नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। आई वोंट बी हियर नेक्स्ट वीक, वोंट को एक्सप्लेन करते हैं तो होता है आई विल नॉट बी हियर, मैं यहाँ नहीं रहूँगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक की बात हो रही है। अगर हम ये नेक्स्ट वीक देखते हैं तो वोंट करेक्ट है, तब फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने पार्ट में देखते हैं आगे लिखा एज कंजंक्शन हो गया। एज मैंने हो गया क्योंकि आई एम गोइंग टू मुंबई। आई एम गोइंग टू मुंबई, भाई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। गो के बाद अगर प्लेस दिया हो तो टू लगाते ही है, आई एम गोइंग टू मुंबई। और नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं तो ये भी ठीक है यार। फ्यूचर में जब फ्यूचर में कोई एक्शन होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में शो करते हैं। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। आगे लिखा है टू अ कॉन्फ्रेंस, टू अ कॉन्फ्रेंस। तो टू के बाद कॉन्फ्रेंस जो होगा वो तो एक्शन हो गया, प्लेस तो है नहीं। टू के बाद अगर कोई प्लेस होता तो लगा लेते हम, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन कॉन्फ्रेंस जो है उसके लिए तो फिलहाल टू नहीं लगेगा। तो फिर ऐसे में क्या लगाना चाहिए था? अगर आप दिल्ली जा रहे हैं या बम्बई जा रहे हैं किसी काम से, तो जिस काम से जा रहे हैं उसके पहले जब आप टू लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे।
तो होता क्या, टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, या फिर ऐसे लिख देते फॉर अ कॉन्फ्रेंस, क्या यूज कर सकते थे आप, फॉर अ कॉन्फ्रेंस यूज किए होते तो आपका पर्पज इसी फॉर में सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो पर्पज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाने पे सॉल्व होता है, या फिर नाउन के पहले आप फॉर लगा लीजिए। तो आपकी गलती फिलहाल टू अ कॉन्फ्रेंस में ही है। इसका इम्प्रूवमेंट दो ढंग से हो सकता था, चाहे आप टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस यूज करें, आप चाहे कहें फॉर अ कॉन्फ्रेंस, दोनों में से चाहे जो करिए, आपकी एरर तीसरे नंबर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया कि आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, When was it end? तो I was bored of this movie, पहले तो इतना पोर्शन हम लोग देख लेते हैं। I was bored of this movie, मैं इस मूवी से ऊब गया हूँ, देखिए एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात देखिए, कह रहे हैं कि मैं इस मूवी से ऊब गया हूँ। सपोज करिए दो तीन लोग हैं, कहीं थिएटर में बैठे मूवी देख रहे हैं, या घर पे टीवी पे बैठ के मूवी देख रहे हैं। तो जब मूवी देख रहे हैं तो मूवी से वो ऊब गए हैं, तो ऊब जाने के लिए क्या क्या वर्ड यूज किया जाता है, देखिए सिक लगाया जाता है और टायर्ड लगाया जाता है। तो जब आप किसी चीज़ से ऊब जाते हैं तो क्या लगाते हैं, सिक या टायर्ड के बाद यहाँ पर समथिंग हो गया जिस चीज़ से आप ऊबे हैं, तो सिक के बाद भी क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, और टायर्ड के बाद भी ऑफ लगाते हैं, सिक ऑफ समथिंग। जैसे कोई ये कह देता है कि आई एम सिक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करके ऊब गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, ये काम करके ऊब गया हूँ। तो सिक के बाद भी और टायर्ड के बाद भी ऊब जाने के सेंस में क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो ठीक वही चीज़ होती है बोर्ड में भी। बोर का मतलब क्या होता है, ऊब जाना, तो इसके साथ भी ऑफ ही लगेगा। तो सिक, टायर्ड और बोर तीनों के साथ जब हम ऊबने के सेंस में प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं तो ऑफ लगता है। तो सिक, ये बोर के बाद जो ऑफ लगा है ये भी ठीक है, दिस मूवी लिखा है ये भी ठीक है, आई एम लिखा है ये भी ठीक है। पहले पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पहला पार्ट एकदम से करेक्ट है। आगे देखते हैं, लिखा व्हेन वाज इट एंड। अब ये बताइए कि ओबे हैं प्रेजेंट में, अब ओबे हैं प्रेजेंट में तो ये पूछेंगे कि टीवी खत्म, मूवी कब खत्म हुई थी कि कब खत्म होगी। आप ऐसे ही सोच लिए, जब आप बोलते हैं यार मैं इस चीज़ से ऊब गया हूँ, न जाने कब ख़त्म होगा, तो न जाने कब ख़त्म होगा। आप ऊब रहे हैं प्रेजेंट में, तो वो मूवी फ्यूचर में ख़त्म होनी है कि पास्ट में। अगर पास्ट में मूवी ख़त्म हो जाती तो आप प्रेजेंट में क्यों ऊब रहे होते। अगर पास्ट में ऊब रहे होते तो हम पास्ट में मूवी ख़त्म करते। अगर आप प्रेजेंट में ऊब रहे हैं तो आपकी मूवी फ्यूचर में ख़त्म होनी चाहिए। तो ये जो व्हेन वाज इट एंड है उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, व्हेन विल इट एंड। तो ये वाज गलत यूज़ कर दिया गया, इसकी जगह पर विल यूज़ करना चाहिए था। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, चौथा होगा, व्हेन के बाद वाज। चलिए, हमको लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, और 71 में देखिए लिखा है आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव्स माई फ्रेंड। तो आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई एम गोइंग प्लान के लिए यूज़ किया जाता है। आई के बाद एम लगा और एनजी फॉर्म लगी, टू लगा, टू के बाद एक प्लेस का नाम लिखा हुआ, तो आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट। इस पोर्ट में इतने पोर्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब लिखा टू रिसीव्स माई फ्रेंड, टू रिसीव्स, अब माई फ्रेंड में तो कोई गलती नहीं है, फिर टू रिसीव्स में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो टू रिसीव्स में कोई गड़बड़ी है, तो ये टू रिसीव्स में आखिर गड़बड़ी है क्या। तो गड़बड़ी ये है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ लगा है टू के बाद वर्ब में एस ई एस, तो टू के बाद वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक है। तो और देखना यह है कि टू के बाद क्या क्या लग सकता है, क्या नहीं लग सकता है। तो हम आपको ये बता दें कि जैसे मान लीजिए कहीं आपको टू मिल जाता है, तो टू के बाद देखिए अगर वर्ब में कभी एस ई एस लगा होगा तो टू के बाद मान लीजिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, टू के बाद मान लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो ये तीन के तीनों गलत हो जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी टू लगा होता है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, और कभी कभार कुछ ऐसी केसेज हैं जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रेयर केसेज में लगती हैं। ऐसे केवल 18-20 केसेज हैं जो मैं वर्ब पढ़ाते समय आपको बताऊंगा, नहीं तो 99.9% केसेज में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और टू के बाद ये एस ए एस और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पूरी तरह से गलत होती है, कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं फिर इसमें गलती क्या हुई है। ये जो टू के बाद रिसीव्स लिखा हुआ है, देखिए रिसीव क्या है,
रिसीव एक्चुअली वर्ब में एस लगा हुआ है, तो टू के बाद वर्ब में एस नहीं लगना चाहिए था। आपकी जो एरर है वो क्या हो गई तीसरे में, तो टू रिसीव्स ना हो करके दैट शुड हैव बीन टू रिसीव। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 ओ क्लॉक। पहले तो आप ये देख लीजिए कि डज लगा हुआ है, तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिगिन लगी हुई है, ये एकदम करेक्ट है, कोई बात नहीं है। एट 4 ओ क्लॉक, तो 10 बजे, क्लॉक टाइम के पहले एट लगता है, ये वाला पोर्शन भी करेक्ट है। वर्ब अपनी जगह करेक्ट है। इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश एग्जामिनेशन ये भी ठीक है, करेक्ट है। इंग्लिश एग्जामिनेशन का यहाँ मतलब क्या होता है, वो मतलब हुआ कि अंग्रेजी का पेपर। तो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि क्या अंग्रेजी का पेपर 10 बजे शुरू होता है, तो इसका जो टेंस है वो क्या है, टेंस शुरू हुआ कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं। क्या बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में? तो थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तब हम लोग यूज किए ज़्यादा करते हैं जब वो कोई प्रॉवर्ब हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर हैबिट या रूटीन होती है। तो हैबिट और रूटीन, कोई चीज़ ऐसा होता है जो हमेशा हो, हर बार हो, एक रूटीन हो उस तरह की, या ट्रेडिशन हो, परंपरा हो, कोई कल्चर हो, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। तो क्या ऐसा है कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी का पेपर 10 बजे शुरू होता है, या फिर कहीं ये पर्टिकुलर सेंस में पूछा गया है? तो ये सेंटेंस जनरल सेंस नहीं है, यूनिवर्सल सेंटेंस नहीं है, ना तो जनरल सेंस है कि ऐसा तो नहीं है कि क्या अंग्रेजी का पेपर 10 बजे शुरू होता है, तो ये हो जाएगा कि पूरी दुनिया के लिए हो जाएगा फिर, तो ये सेंटेंस इसलिए गलत हो जाएगा। ये किसी एक जगह के लिए, किसी एक बार के लिए पूछा गया है कि क्या अंग्रेजी का पेपर 10 बजे शुरू होगा, या फिर क्या अंग्रेजी का पेपर 10 बजे शुरू हुआ था। तो चूंकि वन टाइम एक्शन की बात है, तो वन टाइम एक्शन की बात है, इसलिए इसमें जो डज लगा हुआ है ये डज गलत होना चाहिए, ये डज नहीं होगा। क्या होगा इसकी जगह पर, इस डज की जगह होना चाहिए डिड। क्या अंग्रेजी का पेपर 10 बजे शुरू हुआ था, तो ये डिड इसकी जगह पर होना चाहिए। ये सेंटेंस यूनिवर्सल नेचर का नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होगी। ये डज वाला गलत है। और एज एन भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एग्जामिनेशन जो होता है वो एक प्रक्रिया है, काउंटेबल नहीं होता। और इसमें जो एन लगा है वो एन भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होता, डिड इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन, ऐसे होना चाहिए, डज नहीं। एक्चुअली ये डज उस कंडीशन में लग सकता है जब ये काम रोज रोज होता हो या अक्सर होता हो, कभी एक बार होता है तो इसलिए डज में नहीं डिड में होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। और क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा है कि आई यूज टू गोइंग। तो देख लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर पहले हम, चलिए पहले इतना देख लेते हैं। आई यूज टू गोइंग एक पार्ट हो गया, दूसरा लिखा है फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये हो गया। फिर लिखा है व्हेन, टाइम हो गया। आई वॉज लिविंग, ये हो गया, इन देहरादून। तो आई वॉज लिविंग इन देहरादून तो करेक्ट हो गया, कोई बात नहीं है। जब मैं देहरादून में रह रहा था, ये भी ठीक है। व्हेन मतलब जब, ये भी ठीक है अपनी जगह में। फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये गो के बाद फार लगा हुआ है, क्यों? देखिए भाई, आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, गो के बाद जब टू लगता है तो कोई प्लेस लगता है या कोई एक्शन लगता है। जैसे हम ये कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर ये कहा जाए कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो कहेंगे आई एम गोइंग टू प्ले। तो टू के साथ या तो प्लेस लगे या तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे तो पर्पस बताएगा। तो आई एम गोइंग टू वॉक या आई एम गोइंग टू पार्क, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मॉर्निंग वॉक लिखा हुआ है, मॉर्निंग वॉक नाउन है, तो मॉर्निंग वॉक अगर आप लगा रहे हैं तो फिर फार लगाना सुटेबल है। तो ये जो फार लगा हुआ है ये अपनी जगह पर ठीक है, गोइंग फार मॉर्निंग वॉक, ये भी करेक्ट हो गया। तो फिर गलती, सारी की सारी गलती कहाँ नज़र आ रही है, यूज टू गोइंग में आ रही है, यूज टू गोइंग में। अच्छा, बात ये भी कर रहे हैं कि जब मैं देहरादून में रहता था, तो जब मैं देहरादून में रहता था तो मैं मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था। क्या होगा, जब मैं देहरादून में रहता था तो मैं मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था। तो ये जो गोइंग टू ये लिखा है यूज टू गोइंग, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारी वो आदत जो देहरादून में थी। ये सेंटेंस किसका है, हैबिट का है। और हैबिट का सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं एक बार देख लेते हैं। हैबिट का सेंटेंस बनाना हुआ तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद या तो यूज्ड टू यूज करते हैं या फिर वुड यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या लगा, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू या तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट की हैबिट का सेंटेंस है। और ये जो आई यूज टू लिखा हुआ है वो होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था आई यूज्ड
टू, और क्या कहा था मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा आई यूज्ड टू गो, ये होना चाहिए था आपका सेंटेंस, ठीक है ना। तो अब देखिए ये एरर किस में आ गई, एरर आपकी आ गई चौथे में, यूज टू गोइंग लिखा हुआ है और यूज टू गोइंग की जगह होना चाहिए था यूज्ड टू गो। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 88 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 101, तो क्वेश्चन नंबर 101 में लिखा है व्हाट शैल वी डू ऑन आवरसेल्व्स, व्हाट शैल वी डू ऑन आवरसेल्व्स। तो दिस इवनिंग, दिस इवनिंग का मतलब क्या हुआ, आज शाम को, ये तो ठीक है अपना। व्हाई शैल वी डू, व्हाट शैल वी, ये भी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए वी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, इसके साथ शैल हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई वी के साथ शैल लगता है। और सेंटेंस चूँकि इंटरोगेटिव है इसलिए शैल लगा है, तो और वो सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो शैल और विल वी के पहले लगा है तो भी ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू लगी है ये भी ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में कोई गलती नहीं है। गलती फिर कहाँ मिलेगी, ऑन आवरसेल्व्स। ये जो ऑन आवरसेल्व्स है वहाँ ऑन की जगह क्या होना चाहिए, विद आवरसेल्व्स। क्या होता, विद आवरसेल्फ। व्हाट शैल वी डू विद आवरसेल्व्स, हम क्या करेंगे आज शाम को, तो व्हाट शैल वी डू ऑन आवरसेल्व्स नहीं, विद आवरसेल्व्स होना चाहिए। इसलिए ये सेंटेंस में जो गलती है वो किसकी गलती है, ऑन आवरसेल्व्स इनकरेक्ट है, आपका आंसर होगा 2, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 111, चलिए इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग इन होम, इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग तो अध्ययन करने के बजाय, लिखा हुआ इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड और इंस्पाइट के बाद ऑफ लगता है, ठीक है ना, तो ऑफ अपनी जगह पर करेक्ट है। इंस्टेड के बाद ऑफ लगता ही लगता है और ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ये भी करेक्ट है, तो ये इस वाले पोर्शन में कोई गलती नहीं है। इन होम ये देख लेते हैं। उसके बाद देखिए आई हमारा उसमें रेड लाइन के अंदर आ गया भाई, इसको काटना पड़ेगा, चलिए देखते हैं, ऐसे करते हैं, तो अब आपका मिल गया इन होम, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, ये तो सही ही हो गया था, इन होम। उसके बाद क्या लिखा, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई के साथ वेंट लगा, और गो, देखिए गो वेंट के बाद जब जगह का नाम दिया होता है तो टू भी ठीक होता है, फ्रेंड्स हाउस भी सही है। तो आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, इसमें कोई गलती नहीं, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इसमें कोई गलती नहीं है, तो सारी गलती कहाँ है, इन होम में है। इन होम में गलती क्या हो गई, एक्चुअली होता क्या है, इन होम नहीं, वो जो फ्रेज है वो क्या होगा, एट होम। जैसे कोई आदमी छुट्टी हो और घर पर हो, किसी ने फ़ोन किया कहाँ हो, तो आदमी क्या कहेगा, एट होम। कहाँ पे हो, एट होम, डू दिस वर्क एट होम, क्या करना चाहिए, घर पे काम करो, तो ये एट होम यूज किया जाता है। फ्रेज इन होम नहीं होता, फ्रेज होता है एट होम, ऑन होम, इन होम नहीं, एट होम। तो ये जो आपका पहला वाला ऑप्शन है इन होम, यही गलत है, वो होना चाहिए एट होम। आपका आंसर क्या होगा, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। तो क्वेश्चन नंबर 121 में क्या लिखा, ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग, ठीक है ना। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं, चलिए मैं इसी में समझा देता हूँ। ही लाइक्स टू पुट, देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लाइक्स लगा हुआ है, वर्ब में एस लगा हुआ है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वो सही है, क्योंकि किसी की पसंद और नापसंद एक दिन की नहीं होती है, पसंद और नापसंद उस व्यक्ति की आदत होती है और हैबिट से शो करता है। लाइक, डिसलाइक, ये दोनों क्या हैं, ये किसी की पसंद है और हैबिट शो करते हैं। तो लाइक्स तो अपनी जगह पर ठीक ही है। अच्छा, लाइक के बाद टू पुट लिखा हुआ है, तो लाइक के बाद चाहे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं, चाहे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएं, दोनों करेक्ट होता है, तो ये वाला पोर्शन भी सही हो गया। यहाँ लिखा होता ही लाइक्स पुटिंग, तब भी सही होता, ही लाइक्स टू पुट तब भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द गार्बेज, ऑल द गार्बेज ये भी ठीक है अपनी जगह पर, कोई बात नहीं है। इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग, तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ में डाली जाती है, कूड़े को आप बैग में डालेंगे तो इनटू लगाएंगे, ये भी ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बैग में कोई गलती होगी नहीं। तो फिर सारी गलती कहाँ नज़र आ रही है, आ ब्लैक स्मॉल, इस आ ब्लैक स्मॉल, यहीं कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, तो यहीं कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ब्लैक पहले होगा कि स्मॉल पहले होगा, इसी में कुछ गड़बड़ी है। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग कि इसमें आखिर गड़बड़ी हो क्या रही है। तो देखिए ब्लैक क्या है, ब्लैक बता रहा है कलर, और स्मॉल क्या बता रहा है, साइज़। तो हम लोग गुणा भाग कर लेते हैं कि आखिर इसके क्रम में क्या होना चाहिए। देखिए होना क्या चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, एडजेक्टिव्स में ऑर्डर जब होता है तो पहले डी होता है, डी का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनर।
डी मतलब डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर में क्या आते हैं, डिटर्मिनर में आता है आर्टिकल है, पजेसिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब आइंदा हो गया, पजेसिव माई और हिज हर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव ईच एवरी आइदर नाइदर हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दिस दोज हो गया। इन सबको कहा जाता है डिटर्मिनर। तो सबसे पहले क्या रखा जाता है, डिटर्मिनर। उसके बाद क्या आता है, क्यू। क्यू का मतलब क्या हो गया, क्वालिटी। क्वालिटी में क्या आता है, जैसे कोई चीज़ मान लीजिए आपको बताना है, गुड है, बैड है, कॉस्टली है, इस तरह की चीज़ें हो गई तो क्वालिटी हो गई। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एस। एस का मतलब क्या होता है, साइज़। साइज़ का मतलब क्या हो गया, बिग है, स्मॉल है। तो देखिए इसमें जो स्मॉल लिखा हुआ है ये क्या है, साइज़ है। बिग है, स्मॉल है, टाइनी है, और ये सब चीज़ें आ गई स्मॉल। और एस के बाद क्या लगता है, ए लगता है। ए का मतलब क्या हुआ, एज। एज क्या होता है, जैसे हम कहते हैं न्यू है, ओल्ड है, तो ये एज हो गया, यंग है, ये सब एज हो गया। इसके बाद क्या लगता है, एस एच। एस एच का मतलब क्या होता है, शेप होता है। और शेप का मतलब क्या होगा, जैसे हम कहते हैं ओवल है, राउंड है, स्ट्रेट है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, ये सब शेप हो गया। उसके बाद क्या लगाया जाता है, उसके बाद लगाया जाता है, हमें आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद आएगा कॉम। सी क्या हो गया, ऐसे लिख लेते हैं कॉम, COM। तो सी क्या होता है, कलर के लिए। कलर क्या होगा, रेड, ब्लैक, वाइट, ये हो गया। ओ ओरिजिन होता है। ओ फॉर क्या हुआ, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, जैसे इंडियन, इटालियन, चाइनीज, रसियन, कैनेडियन, इस तरह का। एम हो गया मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, जैसे कहते हैं आयरन हो गया, वुड हो गया, गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, ओलन हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सब मटेरियल हो गए। तो देख लीजिए किस क्रम में हमें यूज़ करना है। अगर किसी एक नाउन के लिए एडजेक्टिव एक से ज़्यादा लगाने हैं तो उन एडजेक्टिव्स का क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले डिटर्मिनर होगा, फिर क्वालिटी होगी, फिर साइज़ होगा, फिर एज होगी, फिर शेप होगा, फिर कलर होगा, फिर ओरिजिन होगी, और मटेरियल होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ देख लीजिए, ब्लैक पहले लिखा है, स्मॉल बाद में लिखा है। ब्लैक कलर है, स्मॉल साइज है। जबकि यहाँ कलर कहाँ आया है, कलर आया है बाद में और साइज आई है पहले। तो इसका मतलब हमें इसमें एरर मिल गई। एरर क्या हो गया, यहाँ जो ब्लैक स्मॉल लिखा है वो होना चाहिए स्मॉल पहले होना चाहिए था, और ब्लैक बाद में होना चाहिए था। ठीक है ना। तो गलती किस में मिली, ये चौथे वाले में मिली। अब ब्लैक स्मॉल बैग में होना चाहिए था, स्मॉल ब्लैक बैग। ठीक है ना। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 पे। क्वेश्चन नंबर 150 पढ़ते हैं। हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड। हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, इसमें तो कोई गलती नहीं है इसमें, और वर लगा है तो वर में भी कोई गलती नहीं, कि अरेंजमेंट्स प्लूरल में है। वर मेड पैसिव में है, ये भी ठीक है। फॉर द फोर्थ कमिंग विजिट, फॉर द फोर्थ कमिंग विजिट, ये भी ठीक है, फॉर द फोर्थ कमिंग विजिट। विजिट के बाद क्या लिखा है, टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। तो अब ये बताइए कि आप जापानीज प्राइम मिनिस्टर को देखने जा रहे हैं, या जापान का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है हमारे देश में घूमने के लिए। तो जापान का प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ घूमने के लिए आ रहा है, इसके लिए हाई लेवल की ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। तो विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर होगा, या विजिट ऑफ अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर होगा। जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा है, तो जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा है, तो जहाँ टू है उसकी जगह पे क्या होगा, ऑफ होगा। विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ना कि विजिट टू प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली होता क्या है कि विजिट के बाद कभी टू लगता ही नहीं है। अगर आप विजिट के बाद किसी पर्सन का नाम लिखते हैं या किसी प्लेस का नाम लिखते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप किसी पर्सन के साथ जोड़ते हैं नाउन की तरह, विजिट ऑफ अ प्रेसिडेंट, विजिट ऑफ अ फॉरेन मिनिस्टर, तब आप ऑफ लगाएंगे। विदेश मंत्री की यात्रा, जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा, तो आपको ऑफ लगाना चाहिए, टू नहीं लगाना चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 166 में क्या लिखा हुआ है कि आई हैड अ हार्ड टाइम। आई हैड अ हार्ड टाइम। अरे यार सेट हो जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 166, आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपी नोट। तो जिन लोगों ने नाउन का पूरा पढ़ लिया होगा, जिसमें हमने रुपी और रुपीज़ एक टॉपिक भेजा था आप लोगों को, वीडियो होगा, रुपी वर्सेस रुपीज़। तो आई हैड अ हार्ड टाइम, बड़ा मुश्किल समय था, कोई है आई, इनके लिए एक मुश्किल का समय था। किस मामले में, पेइंग द ड्राइवर,
ड्राइवर को पैसा देना था, इनके सामने समस्या खड़ी थी, यह हैड लगा है, पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। एज आई हैड, देखिए यहाँ भी पास्ट लिखा हुआ है तो फिर दोनों पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस बन गया। आई हैड अ हार्ड टाइम, दिक्कत में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई एरर नहीं है। पेइंग द ड्राइवर, कोई एरर नहीं है। एज आई हैड ओनली 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 100 रुपए के नोट थे तो 100 में एस नहीं लगता बेटा, क्या होना चाहिए, आई हैड ओनली 100 रुपी नोट। यहाँ पे लिखे होते 100 रुपी नोट्स, क्या लिखा होता, अगर इनके पास 100 की एक नोट है तो इन्हें लिखना चाहिए था आई हैड ओनली 100 रुपी नोट, क्या लिखते, आई हैड ओनली 100 रुपी नोट लिखते। और अगर इनके पास 100 की कई नोटें थे तो यहाँ आना लगा करके यहाँ नोट्स लगा देते। तो ये इनको कहना चाहिए था कि आई हैड ओनली 100 रुपी नोट्स, मेरे पास केवल 100 के नोट्स थे। अगर उसको 10 रुपये किराया देना है या 15 रुपये किराया देना है, इनके पास टूटे नहीं है कि केवल 100 की नोट है, तो ये यही कहेंगे ना कि मेरे पास 100 की ही नोटें थी। तो इनको बोलना चाहिए था आई हैड ओनली 100 रुपी नोट्स। तो जो एस इन्होंने प्लूरल बनाने के लिए लगाया है, ये जो एस है वो इसमें ना लग करके नोट में लगना चाहिए था, और आपकी एरर क्या होगी, 100 रुपी नोट्स। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। तो ये हुआ आंसर नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 के आगे, क्वेश्चन नंबर 173। और क्वेश्चन नंबर 173 में दिया हुआ है कि आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट बियर द पेन इन माई टूथ। तो आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, हैड के साथ टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो कोई काम जो मजबूरी में किया जाता है, हैड टू गो मतलब मुझे जाना पड़ा, तो दांत में दर्द हो रहा था, जाना ही पड़ेगा। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, इस पोर्शन में कोई गलती नहीं, बिकॉज तो कंजंक्शन हो गया, यहाँ कोई गलती होती नहीं है। आई वॉज नॉट बियर द पेन इन माई टूथ, दांत में दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो आई वॉज नॉट बियर, देखिए वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज नॉट बियर, वाज के साथ फर्स्ट फॉर्म कभी लगती नहीं, क्या सेकेंड फॉर्म लगती है, नहीं लगती, क्या थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव वॉइस में लगती है, तो क्या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, हाँ लगती है। तो वाज के बाद या तो आईएनजी फॉर्म लगती है या तो थर्ड फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म तो कभी लग नहीं सकती किसी कीमत पर। तो फिर इस वाज के साथ ये बियर तो गलत है, तो आपका आंसर तो खैर मिल गया। चलिए चौथा होगा, हो गया बात, हो गई बात खत्म, आपको आंसर चौथा मिल गया। वाज के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, ये ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन जो हमने अभी लगाया, जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ये एक्सप्लेनेशन गलत है, ये आंसर तो आपका सही लग गया, इत्तफाकन सही लग गया, ये गलती हो गई। वाज नॉट बियर की जगह पे आप सोचें कि बियर की जगह क्या कर देंगे, बियरिंग कर देंगे या बोर कर देंगे, तो बोर में करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, बियरिंग करेंगे तब भी गलत हो गया। तो एक्चुअली जो गलती है वो बियर में नहीं है, एक्चुअली गलती वाज में है, क्योंकि इस वाज की जगह क्या लगाना चाहिए था, आपको कुड लगाना चाहिए। दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो आप क्या कहते, आई कुड नॉट बियर ना, कि आज आई वाज नॉट बियर। तो अगर दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो आप कहते हैं आई कुड नॉट बियर, या फिर आप ये कहते हैं कि आई वाज नॉट एबल टू बियर, मुझे तब भी वही होगा, आई वाज नॉट एबल टू बियर मतलब मुझे दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, या फिर कोड आप यूज करिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो एक्चुअली जो गलती है वो वाज वाले पोर्शन में गलती है, बियर में नहीं थी। वाज नॉट एबल, या तो यहाँ हो जाता वाज नॉट एबल टू बियर, या फिर हो जाता आई कुड नॉट बियर, ठीक है ना, क्लियर, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 176 है। क्वेश्चन नंबर 176 में है टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन, एक पोएम लिखने के लिए मुझे एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी। टू राइट अ पोएम, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्पज़ लगा के इन्होंने बोल दिया है। आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। अ डायरी, ये भी ठीक है। एंड आल्सो द क्वाइट प्लेस, लो जब यहाँ पर आ पेन चाहिए, यहाँ पर आ डायरी चाहिए, तो यहाँ पर द प्लेस क्यों चाहिए, यहाँ भी आ लगाओ, अ क्वाइट प्लेस, ठीक है ना। सिमिलरिटी होनी चाहिए तीनों में। देखिए यहाँ पर आपको पेन, तीन चीज़ों की ज़रूरत है पोएम लिखने के लिए, पेन की ज़रूरत है, आपने आ लगाया, डायरी की ज़रूरत है, आपने आ लगाया, शांत प्लेस की ज़रूरत है, आपने द क्यों लगाया, यहाँ भी आ लगाइए, ठीक है। तो गलती कहाँ हो गई, एंड आल्सो द, तो आपको क्या होना चाहिए था, ये क्वेश्चन ऑप्शन होगा इसका 3, क्वेश्चन नंबर 176 का ऑप्शन हुआ 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183।
183 में है आई डोंट लाइक मूवीज़। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, नहीं पसंद है ना पसंद रखो, कौन कह रहा है आप पसंद करिए। आई डोंट लाइक मूवीज़, इतने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर लिखा हु हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, जिनकी अनहैप्पी एंडिंग होती है, मतलब जिनकी दुखद अंत होता है, जो मतलब इनको ट्रेजिडी मूवी नहीं पसंद होगी। तो इन्होंने कहा आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग। तो एन अनहैप्पी एंडिंग तो अपनी जगह करेक्ट है, आई डोंट लाइक मूवीज ये भी करेक्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ है, तो दिक्कत है यही जो बीच में छूट गया, कौन, हु हैज़। तो ये हु लिखा है, हु किसके लिए लगता है, केवल पर्सन के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन हुई हु इज यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, तो केवल ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है। और किसके लिए लगाए हैं, मूवीज के लिए लगाए हैं। मूवीज थिंग है, थिंग के लिए हु नहीं लगता, क्या लगाया जाता है यहाँ पर, यहाँ लगाना चाहिए था विच, या फिर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं दैट भी, विच और दैट। तो हु की जगह विच और दैट लगना चाहिए था। आपको एरर तो मिल गई, ठीक है ना, एरर मिल गई, लेकिन सेंटेंस अभी भी पूरा नहीं हुआ। हु तो गलत है कोई बात नहीं, लेकिन ये हैज़ भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट का नाता होता है वो ऐसे होता है। देखिए फिर आपको दिखाते हैं। ये मान लीजिए आपको लिखा है कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, नाउन या प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हु विच, और इसके बाद लगाई जाती है वर्ब। तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, इस नाउन या प्रोनाउन की जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। तो हमेशा वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं, वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगती है। और इस लिहाज से इस सेंटेंस में हु जो है हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु होता चाहे विच होता। तो हैज़ किसके लिए लगती, मूवीज के लिए। मूवीज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो हैज़ की जगह क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। तो पूरा सेंटेंस अगर इम्प्रूव करने के लिए दे दिया जाता तो जो हु हैज़ लिखा हुआ है यहाँ होता विच हैव, क्या होता, विच हैव। इज दैट क्लियर, एनी डाउट्स, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 में लिखा हुआ है इट टेक्स मी 1 आवर टू गो टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इन वीकडे। तो इट टेक्स मी 1 आवर, मुझे 1 घंटा लगता है। इस सेंटेंस में इस पार्ट में कोई गलती नहीं है, एकदम क्लियर है। इट टेक्स मी, रोज की बात है ना, तो रोज रोज कोई व्यक्ति है रोज ऑफिस जाता है, तो जो रोज काम पर जाता है तो उसको 1 घंटा लगता है। तो इट टेक्स मी, रोज की बात है, इट टेक्स मी करेक्ट है, इट टेक्स मी 1 आवर टू गेट टू वर्क, ये भी ठीक है। टू के साथ उनकी फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, फिर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म गया, टू गेट टू वर्क, काम पर पहुंचने में रोज 1 घंटा लगता है। इन द मॉर्निंग, सुबह है, ये भी ठीक है, मॉर्निंग के पहले इन लगा हुआ है। तो फिर क्या, इन वीक डे, यहीं पर आके हो गई गड़बड़ी। इन वीक डे, इन वीक डे मतलब सप्ताह दिन, या फिर आप कहेंगे कि सप्ताह के हर दिन। भाई अगर ये कह रहा है कोई आदमी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि मुझे काम पर पहुंचने में सुबह 1 घंटा लगता है, तो मुझे काम पर पहुंचने में सुबह 1 घंटा लगता है, तो रोज़ लगता है कि किसी दिन लगता होगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है, सप्ताह के 7 दिन। सप्ताह के 7 दिन कहने का मतलब क्या होगा, एवरी डे इन वीक। क्या कहना चाहिए था इसको, एवरी डे इन वीक। तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इन वीक डे, वही पोर्शन गलत है, कहना चाहिए था एवरी डे इन वीक, सप्ताह के हर दिन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट वाला होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब खत्म हो गए भैया, 188 तक ही थे, 20 क्वेश्चन आपके हो गए होंगे, आप चाहे गिन के मिला लीजिएगा। तो ये 11 सितंबर को जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था उसके एरर्स थे 20 एरर्स, ये हमने आपको करा दिए। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कराना चाहते हो तो आप कर दीजिए, बता दीजिएगा। जब 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे जिन पे हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो ये एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि मैं बोर्ड पर डिस्कस करूँगा। अभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराते समय कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा कि जिसे मुझे बोर्ड पर डिस्कस कराना पड़े, तो मैंने ऐसे ही इसी डिस्प्ले पर ही सॉल्व करा दिया। इन केस आपको कोई डाउट है, जैसे मानिए टू के साथ आईएनजी कब लगता है या टू के साथ फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, इन केस यू नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपको बोर्ड पर इस तरह का एक वीडियो बना करके 10-15 मिनट का डाल दूंगा, या जितने भी क्वेश्चन होते हैं। एक डाउट क्लियरेंस सेशन, मैं एक वीडियो बना दूंगा ना, डाउट क्लियरेंस सेशन, तो एक वीडियो बना दूंगा, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो भी होंगे वो बोर्ड पर पढ़ा दूंगा मैं उसको, ठीक है। तो लेकिन जब आप लोग कहेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग, या तो 11 सितंबर वाले इम्प्रूवमेंट को लेकर के, या फिर 12 सितंबर की जो एरर्स पूछी गई थी उनको लेकर के। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।